हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम इन बायोलॉजी कथा। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान में जो पिछले पार्ट में हमने देखा था परमाणु और अणु के विषय में, मतलब कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने दो लॉ बताए थे, जिसको कि लवाजिए और प्रुस्ट ने दिया था। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा दिया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, अर्थात स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम लोगों ने बाखूबी पिछले वीडियो में हमने देखा था। और यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को मेरा निवेदन है कि जरूर देख ले, तब जाकर के इसका लाभ आपको मिलेगा। तो इस दोनों लॉ के आने के बाद जब विचार चल ही रहा था कि भाई आखिर जो एटम है वो किस चिड़िया का नाम है क्या चीज ये, तो महर्षि कराल ने कहा कि छोटा से छोटा कण है, कोई भी पदार्थ टुकड़ों में हम बांटते हैं और एक ऐसा स्थिति आता है कि जब उसे छोटे टुकड़ों में बदला नहीं जा सकता है, उसी छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। बड़ा इजी गोई में कह दिया उन्होंने। और कुछ उसके बाद अपना थिंकिंग लोगों की चलती रही, जिज्ञासाएं बढ़ती गई। उसी दौरान ये लवासिए और प्रुस्ट ने अपना नियम दिया दोनों, उस नियम का अध्ययन किया। उस नियम के अध्ययन करने के बाद डाल्टन ने अपना एक प्रेडिक्शन, अपना एक पोस्टुलेट देने का काम किया, जो इस प्रकार है, जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन का परमाणुवाद, या इसको हम कह सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, या सीधे कह सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या है? इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मिलकर के क्या बना हुआ है? पदार्थ बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। तो डाल्टन ने क्या कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। फिर इन्होंने क्या कहा? फिर कहा कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब इसके बाद इस छोटे से कण को हम बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये उनकी अपनी सोच थी, उस दौर की सोच थी। उन्हें क्या पता था कि आगे और बैठे हुए हैं लोग चिंतक, जिसको आगे चल के बांट देंगे। तो फिर जब तक नहीं खोजा गया था, तब तक इनकी बात को माना गया। और इन्होंने कहा बेटा कि परमाणु क्या होते हैं? परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है। फिर उसके बाद में क्या कहा? परमाणु रासायनिक संयोग की जो क्रियाएं होती हैं उसमें सीधे भाग लेते हैं। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जो अपरिवर्तित रहते हैं, जो अपरिवर्तित रहते। फिर इन्होंने कहा कि परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। ये किस आधार पर कहा था? ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कहां से? जब लवाजिये और प्रुस्ट ने जो दिया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, उसी से एक कंसेप्ट निकाला कि परमाणु में भी मास होता है। जब मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो जस्ट लाइक दैट परमाणु को भी ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है, ना उन्हें बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान आकार और समान द्रव्यमान वाले होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि अगर एक कोई तत्व है, उसमें जितने भी परमाणु होंगे, सबके सब का द्रव्यमान जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, एटॉमिक वेट जो होगा, वो क्या होगा? वह समान होगा, भिन्न नहीं होगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि बाद के वैज्ञानिक खोज लेंगे आइसोटोप को, जिसमें एक ही तत्व के परमाणुओं का जो भार है वो भिन्न भिन्न होगा। तो इनकी बात को यही उन्होंने इस बात को काटा है। आगे देखेंगे कि कमियां क्या क्या हैं। फिलहाल तो जो भी कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। हम लोगों के बाप दादा भी करते, कोई कुछ कहता है तो सुन लो पहले, बाद में फिर तर्क देके उसे काटना। तो पहला काम उसकी बात को सुनिए, डाल्टन कहता क्या है। कुछ दिनों तक इसकी बात को स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये कह के हटा और तुरंत कुछ लोग बैठे थे पंचायत में और आके सीधे कह रहे तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई इस चीज को माना गया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान आकार और समान द्रव्यमान वाले होते हैं। फिर उसके बाद में कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु आकार और द्रव्यमान में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इन्हें क्या पता था कि आज सुबह भी खोज लिया जाएगा कि एक ही तत्व का विभिन्न तत्वों के जो एक ही आइसोबार तत्व के भार क्या है? सेम। तत्व के भार क्या है? विभिन्न तत्वों के भार सेम है, आइसोबार। जो इनकी बात में काटता है। फिर इन्होंने कहा, तो ऊपर अब नीचे लाइन विजिबल नहीं होगी, तो ऊपर देखते हैं, ऊपर का बिताता हूं। इसको मैं सोचा आपको
नोट कर लिए होंगे। तो चलिए फिर एक पॉइंट इन्होंने दिया, किसी यौगिक के निर्माण में, उसमें यौगिक नहीं कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कंपाउंड एटम, यौगिक परमाणु कहा गया था। क्या कहा गया था? यौगिक। तो किसी यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे बेटा H2O के निर्माण में दो एटम क्या है? हाइड्रोजन है, और एक एटम क्या है? ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखा जाए तो ये 2:1 के रेशियो में H कितना है? 2, और वो कितना है? और जब इनका प्रपोर्शन बदलता है, अब ये वाटर दुनिया के किसी कोने से लिया जाएगा, इनका कथन था कहीं से भी आप वाटर प्राप्त कर लेंगे, तो ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो हमेशा किसी भी तरह से कहीं से भी आप प्राप्त करेंगे, दैट विल बी ऑलवेज 2:1, मींस हाइड्रोजन 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन। अब यदि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे कि अगर H को 2 कर दिया जाए, H2 हो और ऑक्सीजन भी 2 हो, तो 2:2 रेशियो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? आपका H2O2, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। तो देखिए सिंपली हाइड्रोजन यहां भी है और हाइड्रोजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है। केवल डिफरेंस क्या है? यहां भी 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, यहां भी 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, परंतु यहां ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहां ऑक्सीजन का 2 एटम है। थोड़ा सा केवल एक परमाणु का डिफरेंस हुआ, वो क्या बन गया? यहाँ H2O बनता है, यहाँ H2O2 बनता है। इसी को ये किसके आधार पर था? ये डिफिनिट लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के आधार पर इसको वे एक्सप्लेन करता है। तो आज का बस इतना ही बेटा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल के द्वारा, मेरे मेथड से अगर आपको लाभ हो रहा हो, लाभ हुआ है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, और साथ ही साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई कमियां रह गई हो तो आप कमेंट करें, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और उस कमी को हम दूर करके और अच्छे से अच्छे तरीके को अपना करके मैं आपके लिए वह मेथड और कन्वीनियंट करूं, जिससे कि आप इसका लाभ घर बैठे उठा सकें। थैंक यू।